और इसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, और आप अगर इसी सीरियल ऑर्डर में इन चैप्टर्स को कवर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैंने कहा सर थ्योरी में हमारे पास हैं 5 चैप्टर्स, ठीक है ना, 5 चैप्टर्स, और प्रैक्टिकल में हमारे पास हैं 10 चैप्टर्स। इसका मतलब यह है कि हमारे टोटल चैप्टर्स कितने हो जाएंगे? 15। एसएफएम में तो 14 ही थे, एक चैप्टर बढ़ गया है क्या? मैंने कहा हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर एक चैप्टर बढ़ चुका है, ठीक है ना। अब सर घबराना नहीं है, सर वो कौन सा चैप्टर है मैं सब बताऊंगा, आया हूं तो सब बता के ही जाऊंगा। सर हम यहां पर क्या बात करने जा रहे हैं, तो हमें कैसे प्रिपरेशन करना है एएफएम सब्जेक्ट के लिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि हमारे सिलेबस का जो ब्रेकअप है वो कैसे हो रहा है, तो मैंने कहा सर थ्योरी में हमारे पास हैं 5 चैप्टर्स, ठीक है ना, 5 चैप्टर्स, और प्रैक्टिकल में हमारे पास हैं 10 चैप्टर्स। इसका मतलब यह है कि हमारे टोटल चैप्टर्स कितने हो जाएंगे? 15। सर एसएफएम में तो 14 ही थे, एक चैप्टर बढ़ गया है क्या? मैंने कहा हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर एक चैप्टर बढ़ चुका है, ठीक है ना। अब सर घबराना नहीं है, सर वो कौन सा चैप्टर है मैं सब बताऊंगा, आया हूं तो सब बता के ही जाऊंगा। आइए फटाफट से हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल चैप्टर्स की तरफ। सबसे पहले प्रैक्टिकल चैप्टर में हमारे पास है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, जो सर एसएफएम में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी एसएफएम में देखा हुआ है। डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास जो हमने ऑलरेडी एसएफएम में देखा हुआ है, और फॉरेक्स भी है जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सर ये हम जानते हैं, आपने क्यों बात बता रहे हो हमें? मैंने कहा दोस्तों ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, और आप अगर इसी सीरियल ऑर्डर में इन चैप्टर्स को कवर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसीलिए क्लासेस लेनी है तो ग्रूमिंग एजुकेशन की सीए फाइनल एएफएम की क्लासेस ओनली 125 आवर्स में अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट, आप जाके वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे भी मैंने इसी ऑर्डर में इन चैप्टर्स को कवर करवाया है। इसका रीजन आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। सर अब वो चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट तो हैं ऑब्वियसली बट इजी हैं, सर ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको ये पहले बताना चाहिए था। तो मैंने कहा आइए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, हमें लेट नहीं हुआ है, इजी चैप्टर्स हैं बट इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है ना। कौन से हैं वो चैप्टर्स? सबसे पहले सबसे फेवरेट चैप्टर आईसीआई का और मेरा भी, दैट इज म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। बहुत शेड्यूल्ड और टिपिकल सम्स आते हैं इस चैप्टर में से, तो अपनी बातों को समझ लेना है अच्छे से और प्रैक्टिस भरपूर करके जानी है। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आएगा वो कौन सा है दोस्तों? इजी वाला, हाँ सर इजी वाला। तो ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों जब हम फॉरेक्स पढ़ लेंगे और हमने सीए इंटर में कैपिटल बजटिंग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उन दोनों को जोड़ दें अगर, तो ये चैप्टर बन जाता है कौन सा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इस चैप्टर में कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है? मैंने कहा नहीं दोस्तों, तो टेंशन नहीं लेने का। हाँ सर ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है एक और आसान टॉपिक, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें एक ही चीज अगर मैं कहूं मुश्किल है, दैट इज स्वैप्स। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आसान है। सर खास बात इस चैप्टर की ये है कि इसमें से थ्योरी भी पूछी जाती है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ जी दोस्तों, इससे कई दफा थ्योरी भी पूछी गई है और सिर्फ थ्योरी ही पूछी गई है उस अटेम्प्ट में, ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हमें एडवांस कैपिटल बजटिंग का एक चैप्टर ऐड हुआ है, ये न्यू चैप्टर है, ठीक है ना, न्यू। सर ये वही चैप्टर है जो एसएफएम में 14 को एएफएम में 15 बनाता है। मतलब सर ये चैप्टर नंबर 3 है जो सीए इंटर से आईसीआई ने उठा के कहां डाल दिया है? सीए फाइनल के सिलेबस में, ठीक है ना। तो यहां पर हमको क्या क्या पढ़ना है सर? प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई हैं, बट ऑन अ हायर लेवल अब हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल है। हाँ सर, अब मैंने कहा सर लास्ट में हमारे पास जो इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल में, वो है बिजनेस वैल्यूएशन एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ठीक है ना। तो ये सर आसान टॉपिक है, बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। एक स्टेप है क्वेश्चन को फॉलो करने का, अगर उस स्टेप को आप फॉलो करते हैं हर बार आपका आंसर एकदम ठीक आने वाला है, ठीक है ना। चलिए सर, वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर से इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि सर आखिरकार हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो अभी तक एसएफएम में चल रही थी उसको चेंज करने की जरूरत क्यों है, क्यों करें? तो मैंने कहा सर व्हाई देयर इज अ नीड टू चेंज द प्रिपरेशन टेक्निक। सर इसका बहुत बड़ा रीजन है हमारा जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आएगा न्यू सिलेबस में,
और न्यू सिलेबस में ये जो धमाका किया है आईसीएआई ने, दैट इज 70% एसएफएम के अंदर भी डिस्क्रिप्टिव होने वाला है और 30% एमसीक्यूज होने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड। सर क्या कह रहे हो? मैंने कहा हाँ जी दोस्तों, और इसीलिए हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जो नीड है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एएफएम के अंदर, ठीक है ना। तो कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग हमें कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा अच्छे से करना है एंड देयरफॉर हमें अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को चेंज करने की बहुत ज्यादा नीड आ चुकी है, और अगर अभी से नहीं करेंगे तो हम लेट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सर करें कैसे, व्हाट टू डू नाउ? सर प्रॉब्लम तो बता दी, इसका सोल्यूशन क्या है? तो मैंने कहा दोस्तों सोल्यूशन को भी साथ लेकर आया हूं मैं। सबसे पहले हमें अपने रिसोर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। किस से पढ़ाई करेंगे, कहां से पढ़ाई करेंगे? जैसे कि मैंने बताया क्लासेस के लिए आप हमारे वेबसाइट से जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सर अगर सेल्फ स्टडी करना है तो सबसे बेस्ट मॉड्यूल हमारा आईसीआई का होता है, ठीक है ना, तो वो बेस्ट है, ठीक है, इसके आगे और कुछ नहीं चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि रिसोर्स एक बार चूज कर लिया तो कर लिया, उसके आगे पीछे अब हमें बार बार नया रिसोर्स नहीं लेना है। बच्चे ज्यादातर गलती यही करते हैं कि एक बुक से करने के बाद जरूर अपने आप को टेस्ट और प्रैक्टिस करने के लिए एक और बुक ले आते हैं, सर ऐसा गलती नहीं करना है। एक रिसोर्स इज इनफ अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन जहां से करेंगे उस रिसोर्स को पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है सभी क्वेश्चंस की, ध्यान देना है ऑल क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन हाथ से लिखा हुआ करा हुआ छूट ना जाए, ठीक है ना। तो इस बात को तैयारी हमें ध्यान में रखना है। चलिए सर टाइम मैनेज करना आपको पड़ेगा, टाइम को मैनेज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास अब 6 पेपर हैं जरूर, बट यहां पर मेहनत बढ़ रही है क्योंकि सर एमसीक्यूज आ गए, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना है इन सब बातों का कि हमें प्रिपरेशन के लिए सभी क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। सर नेक्स्ट स्टेप है नोट्स बनाना, और नोट्स किन किन चीजों का बनेगा? तो मैंने कहा सर नोट्स बनेगा हमारा थ्योरी का, ठीक है ना, थ्योरी का नोट्स जरूर बनाना है और कंसेप्ट नोट्स भी जरूर से बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि थ्योरी और कंसेप्ट्स का दोनों का नोट्स आपका बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल भी इससे लापरवाही या लेस एफर्ट्स की उम्मीद मत रखिएगा क्योंकि यही नोट्स आपको उन 1.5 दिनों में काम आने वाले हैं जब आपके एग्जामिनेशन के बीच में टाइम बचता है, ठीक है ना, एफआर के बाद। चलिए सर इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं कहूंगा, दैट इज रिवीजन। और ये एक 3 स्टेप रिवीजन टेक्निक है, ये 3 स्टेप रिवीजन टेक्निक है जो आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हमें किस चीज का रिवीजन करना है? थ्योरी का। क्यों सर थ्योरी का क्यों करें? सर एमसीक्यूज है ना, अब एमसीक्यूज में कोई भी सेंटेंस के ऊपर एमसीक्यू बना देंगे और पूछ लेंगे 4 ऑप्शन, तो थ्योरी को रिवाइज अच्छे से करके जाना है। हाँ सर ये बात तो आपने सही कही है। सर एमसीक्यूज में कॉन्सेप्ट्स का भी रिवीजन करवाओगे आप? मैंने कहा हाँ जी दोस्तों, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब तो एमसीक्यू में लिबर्टी इतनी ज्यादा है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन भी हमको करना है और अच्छे से करना है, समझना भी है, रिवीजन भी करना है, ठीक है ना। अच्छा सर इसके बाद हमें क्वेश्चंस का रिवीजन भी करना है। सर क्वेश्चंस का रिवीजन कैसे होगा? तो मैंने कहा सर सबसे पहले आप जब फर्स्ट टाइम किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको एक सेपरेट रजिस्टर बनाकर उनमें उस क्रोनोलॉजी को लिखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने किए। फिर आपको उन क्वेश्चंस को मार्क करना है जो फर्स्ट टाइम आपसे नहीं हुए, और जब आप सेकंड टाइम उन क्वेश्चंस को करेंगे तो कुछ उसमें से होंगे और नहीं होंगे, जो फिर से नहीं होंगे उनको मार्क करते हुए चलना है। एंड धीरे धीरे आपकी वो जो लिस्ट है वो कंसाइज होती जाएगी, और एग्जाम के टाइम पे वो क्वेश्चंस जो बच जाएंगे वही आपको रिवाइज करना है क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो हम दूसरे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर नहीं जाएंगे, हम एक खुद की लिस्ट बनाएंगे। सर ये सुनने में जरूर से ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ा टास्क है, नहीं, क्योंकि आप क्लासेस में या सेल्फ स्टडी के टाइम क्वेश्चंस तो करेंगे ही, तो साथ में एक छोटा सा स्पाइरल पैड भी लेकर काम कर लेंगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बन जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हमारे ये जो स्टेप्स हैं फॉर प्रिपरेशन, ठीक है ना, ये हमारे खत्म हो जाते हैं। सर आप इनको जरूर से नोट डाउन करिए, आप अभी नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। सर यहां हम अपनी इस कंटेंट वीडियो को खत्म करते हैं। सर मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको इस स्ट्रैटेजी फॉलो करने से जरूर से फायदा मिलने वाला है, इवन ऐसा हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन भी स्कोर कर जाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।